KHG कोचिंग के YouTube चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। और RS के ऑफलाइन बैच की रिकॉर्डिंग का पार्ट आज 5वां है। पार्ट 5 में आपका फिर से स्वागत है। आज हम देखेंगे अजमेर के चौहानों का अंतिम पार्ट है पृथ्वीराज चौहान। किसका अध्ययन करेंगे? पृथ्वीराज तृतीय, जिसे बार बार पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज तृतीय। और इनका कार्यकाल था 1177 से 1192। इससे पहले इनके पिता के बारे में हमने देखा। इनके पिता का क्या नाम था? सोमदेव। सोमदेव थे इनके पिताजी। और सोमदेव एक राजदरबारी भी रहे थे। किसके राजदरबारी रहे थे? विग्रहराज चतुर के। उनके छोटे भाई थे। उन्होंने कौन सी किताब लिखी थी? ललित विग्रहराज। वेरी गुड, ललित विग्रहराज पुस्तक लिखी थी। और उनका जन्म कहाँ, उनका पालन पोषण कहाँ हुआ था? उनके ननिहाल नांदेरा जिन्हें अपन कहते हैं, मामा के यहाँ कुमारपाल चालुक्य और जय सिंह सिद्धा के दरबार में इनका लालन पालन हुआ था। तो इनके ये जानकारी हमने पहले ही देख ली थी। पिता का नाम सोमदेव, माता का नाम कपूरी देवी। ये अनंगपाल तोमर की पुत्री थी भाई। किसकी पुत्री थी? अनंगपाल तोमर, दिल्ली के राजा की, दिल्ली का जो वो था गवर्नर, दिल्ली के गवर्नर की पुत्री थी ये। ठीक, अच्छा। और इनके भाई का नाम क्या था? हरिराज। इनके भाई का नाम था हरिराज। और इनके पुत्र का नाम था गोविंदराज। पुत्र का क्या नाम था? गोविंदराज। और इनका जन्म हुआ था, वो हुआ था 1166 ईस्वी में अनहिल पाटन में। कौन से पाटन में? अनहिल पाटन में। अनहिल पाटन कहाँ पड़ता है? गुजरात में। कौन से रात में? गुजरात। गुजरात की राजधानी थी उस टाइम कौन सी? अनहिल पाटन। तो गुजरात में इनका लालन पालन हुआ था वहीं पे। इसको याद रखना। ये अनंगपाल तोमर की पुत्री थी। ये चीज़ हमने पिछले एपिसोड में भी देख लिए थे इनके पिता के साथ में। अब तो 1166 में इनका जन्म हुआ और राजा कब बने? 1177 में। तो पहला पॉइंट, 11 वर्ष की आयु में शासक बने। कितने वर्ष की आयु में शासक बने? 11 वर्ष की आयु में शासक बने। अब 11 वर्ष की आयु में शासक बने तो चूंकि बच्चे थे तो राजकार्य खुद नहीं संभाल सकते, तो कौन संभालेगा? इनकी माँ। तो इनकी संरक्षिका कौन बनी? इनकी माता, राजमाता। कौन सी माता? कर्पूरी देवी। कौन सी देवी? कर्पूरी देवी। कर्पूरी देवी बड़ी खतरनाक किस्म की महिला थी। तो उन्होंने 2 आदमियों की वजह से शासन किया। एक तो इनका जो प्रधानमंत्री था, प्रधानमंत्री जिसका नाम था कदम्बवास, कदम्बवास या कैमास, कैमास की वजह से इन्होंने शासन किया। और दूसरा इनका सेनापति था, सेनापति, और उसका नाम था भुवनमल। कौन सा मल? भुवनमल। बड़े खतरनाक किस्म के आदमी थे दोनों। तो सेनापति भुवनमल और प्रधानमंत्री या दीवान कदम्बास या कैमास की सहायता से इन्होंने अपना शासन कार्य अच्छे तरीके से संभाला। अब ये देखो, ये महिला अपने पुत्र को इतना जबरदस्त तरीके से, टैलेंटेड तरीके से विकसित किया था। जैसे छत्रपति शिवाजी को किया था जीजाबाई ने, वैसे सेम ये किया। ये 11 वर्ष में जो भी राजा बनता है बड़ा खतरनाक किस्म का आदमी बनता है। इतनी ट्रेनिंग दी थी, यूँ मतलब गर्म कढ़ाई में वो गर्म कर करके, जो अपन बालू गर्म करते हैं, मूंगफलियाँ सिकती हैं फिर उसके अंदर, तो हाथ डाल डाल के हाथों की पूरी कोशिकाओं को जला दिया था उसने। इतना तगड़ा तीरंदाज था कि कभी भी जीवन में अपने धनुष में, अपनी तरकस में कभी बाण नहीं रखता था। 2 बाण रखता था और वो भी वापस लेके आता था। सामने वाले के तीर को पकड़ता था, उसी के तीर को वापस चलाता था। इतना जबरदस्त तीरंदाज बताया जाता था किसको? पृथ्वीराज चौहान। और पीट पीट के इतना जबरदस्त तरीके से टैलेंटेड बच्चे को विकसित किया, उसका नाम था पृथ्वीराज चौहान। अब देखो, पृथ्वीराज चौहान राजा 1177 बना, लेकिन 1178 में इन्होंने अपना संपूर्ण राजकार्य संभाला। याद रखना, 1 साल बाद में इन्होंने सबको बाईपास करा और अपना राजकार्य जो था वो सब कुछ अपने हाथों में ले लिया। पहला काम, बच्चा तब देख लो 12 साल में, 12 साल में तुम 8वीं 4वीं 5वीं क्लास में पढ़ते होंगे। बच्चों को ढंग से पैंट निक्कर भी नहीं पहनना था उस समय। तो पृथ्वीराज चौहान बन गया था पूरी दुनिया में। इतना खतरनाक किस्म का आदमी देखो। अब इसने अपने, इसके 2 खासम खास आदमी थे। एक तो इनका मित्र था जिसका नाम था चंद्रवरदाई,
कौन सा बरदाई? चंद्र बरदाई, जिसको वास्तविक नाम था पृथ्वी भट्ट। कौन सा भट्ट है? पृथ्वी भट्ट। इसको रट लेना। चंद्र बरदाई का वास्तविक नाम क्या था? पृथ्वी भट्ट। चंद्र 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 ये बात बार कहता था। और एक इसने अपना खासम खासा आदमी नियुक्त किया जिसका नाम था प्रताप सिंह। क्या नाम था? प्रताप सिंह। तो एक इन्होंने नियुक्त किया, सिपाही सालार नियुक्त किया था प्रताप सिंह। और प्रताप सिंह फिर बाद में जाके और इनका दीवान बन गया था, कदमवास या कैमास की हत्या करके। और किसको दीवान बना दिया था? अपना प्रधानमंत्री किसको बना दिया था? प्रताप सिंह। बाद में जाके बनाया था इसको। जब बाद में पता चलता है कि अपनी माँ का चक्कर चल रहा था कदमवास के चक्कर में, तो इसको जब इस बात का हकीकत का पता लगता है तो इसकी हत्या करवा देता है और किसको राजा, किसको अपना प्रताप वो बनाता है? दीवान प्रताप सिंह। ठीक, यहां तक आप एक स्क्रीनशॉट ले लो। बाद में देखो पृथ्वीराज चौहान दिग्विजय की नीति अपनाता है। पृथ्वीराज चौहान की जो दिग्विजय की नीति थी उस नीति को गोपीनाथ शर्मा 3 भागों में बांटता है। कितने भागों में बांटता है? 3 भागों में बांटता है। 3 भागों में। और वो कहते हैं, गोपीनाथ शर्मा का नाम सुना होगा आपने, इतिहासकार है। गोपीनाथ शर्मा कहता है सबसे पहले आंतरिक कलह से उबरना। किससे? आंतरिक कलह से। आंतरिक कलह में क्या हुआ कि एक तो इनके चाचा थे अपर गांगे। कौन सा गांगे? अपर गांगे। विग्रहराज चतुर्थ जो थे उनके बाद में कौन शासक बना था? अपर गांगे। अपर गांगे दुराचारी था, इसलिए उसको हटा के और पृथ्वीराज सेकंड को बनाया था। किसको बनाया था? पृथ्वीराज सेकंड। पृथ्वीराज सेकंड की निसंतान मृत्यु हो गई थी, तो फिर इसके बाद में इनके पिता को बनाया था सोमदेव को। किनको बनाया था? सोमदेव। समझाएगा? और सोमदेव की मृत्यु के बाद में कौन बना था? पृथ्वीराज तृतीय या पृथ्वीराज चौहान। ठीक, तो आंतरिक कलह से उसमें इसके 2 प्रमुख वो थे, एक तो अपर गांगे। कौन सा गांगे? अपर गांगे। अब देखो अपर गांगे के बारे में 2 चीजें हैं। एक तो ये बताया जाता है कि विग्रहराज चतुर्थ का पुत्र था, और जबकि गोपीनाथ शर्मा ये कहता है कि ये विग्रहराज चतुर्थ का भाई था, सौतेला भाई था। ठीक है, तो सही, और सौतेला भाई हुआ तो उस हिसाब से ये पृथ्वीराज चौहान का क्या लगा? चाचा का दमन व हत्या की। सबसे पहला काम तो ये किया। ये सबसे ज्यादा कूद रहा था तो इसको हटाया। फिर दूसरी इसके सामने समस्या एक और थी। दूसरी सबसे बड़ी समस्या कौन थी? इसके थे नागार्जुन। कौन सा अर्जुन? नागार्जुन। इसका चचेरा भाई था। कौन सा चेहरा भाई? चचेरा भाई। तो नागार्जुन जो है वो बड़ा खतरनाक था, इस अपर गांगे का पुत्र था। तो उसके पास, क्योंकि राजा का बेटा रहा है, तो उसके पास सेना कोष सब कुछ था। तो अपने सामंतों को लेकर, कुछ सैनिकों को लेके और बार बार चढ़ाई करता था अजमेर पर। उस बात से बड़ा गुस्सा हुआ कौन? पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान जाता है अपनी सेना लेके, और तरकश में कितने बाण लेके जाएगा? 2, वो भी वापस लेके आना है। और यूं शैट मारता इतना जबरदस्त तरीके से। ऐसे कहते हैं कि उसने अपने चचेरे भाई नागार्जुन, उसके समर्थकों के सर जो है वो अजमेर के किले से लटका दिए। समर्थकों के सिर कहाँ लटकाए? अजमेर दुर्ग से लटकाए। ये याद रखना, अजमेर दुर्ग से लटकाया। तो ये तो था तुम्हारा आंतरिक कलह। दूसरा बताते हैं दिग्विजय की नीति में गोपीनाथ शर्मा, वो बताते हैं बाहरी आक्रमणों से। बाहरी या समीपस्थ राज्यों से। समीपस्थ, देखो इसमें बाहरी राज्यों की बात की जाए तो ये भारत है। ठीक, और यहाँ उसकी जो सीमाएं थी वो तो कन्नौज से टकराती थी, और नीचे जो थी वो जहाजपुर तो पड़ता था कहाँ पे? मेवाड़ या भीलवाड़ा में। कौन से वाड़ा में? भीलवाड़ा में। और ऊपर की दिशा में यहाँ कन्नौज जो पूर्व में आएगा वो आएगा यूपी में। कहाँ पे आएगा? यूपी में। यहाँ आता था सरहिंद। कौन सा हिंद? सरहिंद। ठीक, और यहाँ पे तुम्हारे गुजरात के जो थे चालुक्य। कौन थे? चालुक्य। तो ये चारों तरफ थे। अब यहाँ पे क्या थी? एक जनजाति थी जिसे कहते थे भंडानक। कौन सी जनजाति थी? भंडानक। और ये भंडानक जो थे वो क्या थे कि जो भी यात्री लोग जाते थे इधर दिल्ली से अजमेर जाते थे, तो ही सारे यहाँ आसपास के क्षेत्र में बसे थे, वो लूट लेते थे।
यात्रियों को, ठीक है, माल को लूट लिया करते थे। तो इस सतलज प्रदेश की जनजाति थी जो बड़ी चोरी डकैती में माहिर थी। पृथ्वीराज चौहान को पता लगा, बोला कि यार जब भी आए तो वो खाली आए। बोला क्या बात है, खाली क्यों आ रहे हैं सारे? तो उन्होंने बताया महाराज बीच में से लूट लेते हैं सारे। अच्छा किसी कौन लूट रहे हैं? कि भंडानक लूट रहे हैं। कि भंडानक ये कहाँ, यहाँ कहाँ से आ गए? बोला सतलज प्रदेश की जनजाति है, चोर हैं बोला सारे। तो ये भंडानकों का दमन करता है, इतना क्रूर दमन करता है कि पूछो मत, पहला चीज। फिर दूसरा ये काम करता है बी, इस दूसरा क्या काम करता है, 1182 में एक युद्ध करता है महोबा, महोबा या तुमुल का युद्ध। यहां पे इनके पास में जहाजपुर के इधर ये रियासत पड़ती थी जिसे कहते थे महोबा। कौन सी थी? महोबा। और महोबा थी, उसका बड़ा बड़ा क्षेत्र फैला था, रुहेलखंड, ये पूरा क्षेत्र सारा महोबा क्षेत्र में आता था। तो उसने महोबा पर आक्रमण किया और महोबा का शासक था परमार्दी देव चंदेल। कौन सा चंदेल? परमार्दी देव चंदेल। चंदेलों का राजा था, चंदेलों का अधिकार था। और इस पे आक्रमण करता है कौन? पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान अब इस पे आक्रमण करता है, तो थोड़ा सा देख लो इसके बारे में। अब वहां पे जब वो आक्रमण करता है तो उसके दो विश्वसनीय सेना नायक थे, परमार्दी देव के दो विश्वसनीय सेना नायक थे जिनके नाम थे आला प्लस उदल, आला और उदल। तो आला और उदल की किसी बात की लड़ाई हो गई थी, तो आला उदल परमार्दी देव चंदेल से नाराज होके और दूसरे राज्य में चले गए थे। चल भाई अपने दम में है, बुझाओ में दम है, कहीं भी कमा के खा लेंगे। पृथ्वीराज चौहान ने जब आक्रमण किया तो परमार्दी देव चंदेल को 2 मिनट में सल्टा दिया। तो परमार्दी देव चंदेल ने किसको फोन किया? आला और उदल को। बोला आला उदल तुम्हारी धरती को तुम्हारी आवश्यकता है, अब बताओ आला उदल आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे। वीर योद्धा अपनी माटी के लिए मर जाए, कुर्बान हो जाए, वो पतंगा होता है। तो आला और उदल वापस आते हैं। आला उदल बड़े खतरनाक किस्म के योद्धा थे, ऐसे कहते थे कि यूं हाथी जैसे थे, यूं इतने थे बड़े ऊंचे ऊंचे, उनके पैर भी ऐसे हाथी जितने मोटे थे, और यूं आए तो यूं पैरों नीचे दबा दबा के 150 को तो वैसे ही मार दिया, और यूं उठा उठा के ऐसे चिपकाई, उठा उठा के ऐसे चिपकाई। और पृथ्वीराज चौहान देखो ना, ये इधर से बाडा कैसे हो रहा है, ये कटते कटते कैसे आ रहे हैं सारे? बोला कि चाचा जी आए हुए हैं, आला और उदल आए हुए हैं। आला उदल बड़े खतरनाक थे, उधर कोई तीर बाला भी फेंके तो उसको वो ठाठ रहे, कहीं टाप रहे थे, कहीं फेंक रहे थे, कांटे जैसे निकाल निकाल के फेंके। पृथ्वीराज चौहान पहले तो उसको माथे पे पसीना आ गया, देखा बेटा ये तो कुनमरी है। सारे छोरों को कहा तुम तीर मारो मेरे ऊपर। पृथ्वीराज चौहान कहता है मैं करता हूं इन दोनों का इलाज, सब दूर हट जाओ। तो इनको बीच में कर दिया, ये तो आला है और ये कौन है? उदल है, आला उदल। अब पृथ्वीराज चौहान यूं राउंड काट रहा है और उसके सारे तीरंदाज यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे सारे तीरंदाज, तीरंदाज किस पे तीर लगा रहे हैं? पृथ्वीराज चौहान पे। किस पे तीर लगा रहे हैं? और पृथ्वीराज चौहान तीर को आते शक 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 पकड़ रहा है और यूं लगा के धनुष में डायरेक्ट शक 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 शक। गुरुजी आया काट मार रहे थे, आया कर कर ही मार ले तो है, आती देर में तो बिन पकड़ चिपका दी। तो वहां से तीर कौन लगा रहे हैं? तीरंदाज। समझा गया? सब तीरंदाज शक 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 तीर मार रहे हैं और पृथ्वीराज चौहान उन्हीं तीरों को पकड़ पकड़ के किस पे मार रहा है? आला और उदल। आला और उदल के इतने छेद कर दिए कि वो डायलॉग आया था कहाँ से पादू और कहाँ से सास लो, ये डायलॉग यही पे आया था। भीष्म पितामह के जैसे छेद नहीं कर दिए थे किसने? अर्जुन ने। बाण सैया पे बैठा दिया था इनको। सबसे खतरनाक युद्ध माना जाता है और ये मर गए, युद्ध करते हुए मर गए। और तब भी आज भी ये माना जाता है, महोबा के गीतों में ये गाया जाता है, जब तक आला उदल है तुम्हें कौन पड़ी परवाह, जब तक आला उदल है तुम्हें कौन पड़ी परवाह। ये बड़े लोकगीत जोश से गाए जाते हैं, ये आपको याद रखना। एक तो ये, और दूसरा महोबा का ये युद्ध जीत लेता है और यहां पे पुंजन राय को यहां का गवर्नर नियुक्त करता है। क्या नियुक्त कर दिया? गवर्नर। अच्छा, पुंजन राय कौन था? ये जयपुर का राजा था। कहां का राजा था? जयपुर का। आमेर रियासत का शासक था ये, आमेर का, ये याद रखना। ये इसके रिश्तेदार ही थे दो, तो एक तो जयपुर वाला पुंजन राय
जयपुर का तो कौन था? पुंजन राय। और एक मेवाड़ का समर सिंह। मेवाड़ का राजा कौन था? समर सिंह। तो ये इसके दो रिश्तेदार थे, इनको तो आप छोड़ देना, और बाकी सारों से इसने लड़ाई की थी। तो जयपुर के पुंजन राय को यहाँ का गवर्नर नियुक्त किया। तो एक युद्ध तो इसके बारे में याद रखना 1182 में, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो, अब इसके अलावा कौन बचा? इसके एक तो चालुक्य शासक बना। तो 1184 में एक युद्ध हुआ जिसे कहते हैं नागौर का युद्ध। कौन सा युद्ध? नागौर का युद्ध। अब बताओ इसको नागौर का युद्ध क्या कहते हैं? नागौर में लड़ा गया। और ये युद्ध लड़ा गया भीमदेव चालुक्य। कौन से चालुक्य? भीमदेव चालुक्य। रट लेना भाई इस भीमदेव को, भीमदेव 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 चालुक्य, भीमदेव सेकंड। ये चालुक्यों का राजा था। वर्सेज अपना कौन था? पृथ्वीराज चौहान। कौन सा चौहान? पृथ्वीराज चौहान। तो भीमदेव की तरफ से युद्ध करने आया था जगदेव। कौन सा देव? जगदेव। इसका प्रधानमंत्री था, ठीक। और इधर से अपना चामुंडराय गया था। कौन सा मुंडराय? चामुंडराय। ये इसका सेनापति था। युद्ध के मैदान में आमने सामने हो जाते हैं। युद्ध का कारण क्या बताया जाता है? युद्ध का कारण बताया जाता है, एक राजकुमारी थी, आबू की राजकुमारी। आबू के परमार जो शासक थे, आबू के परमार राजकुमारी, जिसका नाम था इंचिनी कुमारी। कौन सी कुमारी? इंचिनी कुमारी। अब देखो, ये भी मरवा देती हैं। इंचिनी कुमारी, छोरियों के चक्कर में मर गए हम। सुना है वो गाना? कौन सा आता है? छोरियों के चक्करों में मर गए हम। ये ऐसा गाना आता था ना, वो इसी के लिए ऊपर आया था। इंचिनी कुमारी मरवा दी। बता, सगाई किससे हो गई? भीमदेव चालुक्य से। भीमदेव चालुक्य, अरे बाप था थारो ब्याह हो जाए और थारी बेरबानी करे और कोई ने लेटर लिख रही है तो थारो माँ तो खराब हुए। कौन वे है? वे फिर कहीं पढ़ ले थे भी पिट रहा जाओ। तो लेटर वालों खतरनाक आदमी जो पृथ्वीराज चौहान ने बोला तुम मेरा ब्याह कर लो, कौन कर लो। बोल लेटर देखो यार, या कौन प्यार करवा थोड़ी त्यार छापना बिंद्या नहीं कुल रहो। और कोई भी प्यार करती रहती। बोले कि ठीक है ला आ जाऊँ, ला अपने कहीं बचे। अपनी सेना लेके कहाँ पहुंच गया? नागौर में। और इंचिनी कुमारी के लिए युद्ध लड़ लिया। ये जगदेव, इसका चालुक्य का थोड़ा समझदार आदमी, महाराज काहे काहे को लेन आँख के लिए भैंसा लड़ेला और फसल को रास को नाश हो जाए लोग। तो उन्होंने समझौता करवाया। और ये पीएम ने क्या करवाया था? समझौता। इसको लिख लेना नीचे, समझौता करवाया। ऐसे मत लिखना फसल का नाश हो जाएगा और वैसे लड़ेंगे, थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा ना। तो इसमें ये जो समझौता हुआ, ये बड़ा अच्छा समझौता हुआ। इसके बाद में चालुक्य से उनका थोड़ा लंबे समय तक, अच्छा चालुक्य का ये भीमदेव था, उसको भी अपनी उसकी माँ नहीं पड़ा था, वो उसकी माँ संरक्षिका थी। ये भी खतरनाक आदमी था, ये भी कोई छोटा मोटा आदमी नहीं था। अभी इसको बताऊंगा इसका थोड़ा सा। तो भीमदेव चालुक्य जो था वो उसकी भी माँ नहीं पड़ा था और उसका भी माँ नहीं पड़ा था। माँ उसकी संरक्षिका थी, माँ इसकी संरक्षिका थी। पर अपन चालुक्य नहीं पढ़ रहे, इसलिए मैं थोड़ा डिटेल से नहीं बता रहा। अपन ये पढ़ रहे पृथ्वीराज चौहान। एक तो ये चीज़ याद रखना, छोरा का चक्राम था कोई। अच्छा एक और याद रखना, एक कन्नौज से विवाद इनका हुआ था। तो कन्नौज से विवाद क्यों हुआ इसके कारण बताता हूँ। कन्नौज में गैडवाल वंश का राज्य था। किसका वंश था? गैडवाल। अब ऐसे कहा जाते थे कि कन्नौज का राजा था जयचंद गैडवाल। कौन सा गैडवाल? जयचंद्र गैडवाल। और जयचंद गैडवाल की बात की जाए तो इसका मोसेरा भाई था। कौन सा शेरा? मोसेरा भाई। यानी इसकी माँ और इसकी माँ जाई भाई बहन थी, मतलब रियल बहन थी, रियल बहन। अब हुआ क्या कि इसका पिताजी जल्दी चला गया था सोमदेव, तो ये मामा जी के वहाँ पढ़ा रहता था अनंगपाल तंवर के। मामा जी आज तेल खत्म हो गया, आज लूण खत्म हो गया। तो मामा को बड़ा नाना को दया आती थी, भाई आपने ये दोयता का कोई दुखी चो नहीं और तो सारो सुख से मारे एक है भी थी दोयता भी नहीं चाह जो पहले मर जाए जान। अब यहाँ मर गया था तो यहाँ पढ़ा रहता था वहीं पे, लूण तेल मिर्ची बब्बू जा मामा का लिया। अब ऐसे पढ़े रहते हैं तो जाता रहता था उधर, तो उसको बहुत ज़्यादा चाहता था। तो उसने क्या किया, थोड़ी मेहरबानी की और अपनी सारी रजिस्ट्री थी ना, सारी ज़मीन के नाम वो कौन के नाम करा दी? पृथ्वीराज चौहान के नाम करा दी। जयचंद गढ़वाल बोला ये तो गलत बात है, आधी ज़मीन हमारे नाम होनी चाहिए। अगर तुम्हारे मामा नहीं है तो आधी ज़मीन किसके नाम होनी चाहिए? अरे तुम्हारे नाम होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? अब बता बोलो आधी पूरी ज़मीन दे दिया। तो पहला विवाद का कारण था दिल्ली
को लेकर विवाद। किसको लेकर विवाद? दिल्ली को लेकर विवाद। ठीक। अच्छा, दूसरा था वर्चस्व का विवाद। किसका विवाद था? वर्चस्व। वर्चस्व का विवाद क्या था वो भी देख लो आप। वर्चस्व का विवाद ये था कि ये किस खास मौसी का लड़का था। अपना कंपटीशन किससे होता है बताओ? नरेंद्र मोदी से होता है कि अपने घर वाले छोटे भाई से होता है? घर वालों से होता है, पड़ोसियों से होता है, जो अपने पास रहता है उससे रहता है कंपटीशन रोज। अच्छा, इसको तुमने नई ड्रेस दिला दी और रोज यो लेने एडिडास का जूता दिवा दियो और मैंने काहे को दिया? तो जो अपना कंपटीशन ऐसे रहता है, मूर्ख है। अगर राजाओं का कंपटीशन कहाँ पे रहेगा? और पड़ोसियों से रहेगा और क्या है? तो ये वर्चस्व का विवाद भी था। और तीसरी वो ले जानमोहन थी इसकी बेटी, जिसका नाम था संयोगिता। कौन सी गीता? संयोगिता। संयोगिता का अपहरण, ये भी देख लो। अच्छा, ये कहानी संयोगिता की जो कहानी है, कोई आदमी सही भी मानते हैं, कहीं नकली भी मानते हैं। मेरे को नहीं पता ये सही है कि नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूं तुम्हारे को। एक तो पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो किसने लिखी थी रे? चंद्रबरदाई ने। कौन से बरदाई ने? चंद्रबरदाई ने। तो एक तो चंद्रबरदाई कहता है ये, और दूसरा है तुम्हारा अर्ली चौहान डायनेस्टी। अर्ली चौहान डायनेस्टी ये किसने लिखी थी बोले वक्तों? दशरथ शर्मा ने। कौन से शर्मा ने? दशरथ शर्मा। ये दो आदमी हैं, वो तो ये मानते हैं कि मैं जो कहानी कर रहा हूँ वो सही है। मैं भी कहानी बताऊंगा, अभी रुक जाओ 2 मिनट बाद में, ठीक। और 2-3 आदमी ऐसे हैं कि मैं जो कहानी कर रहा हूँ वो झूठी है। एक तो RS त्रिपाठी। कौन सा त्रिपाठी? RS त्रिपाठी। एक पंडित विश्वेश्वर नाथ रेऊ। विश्वेश्वर नाथ रेऊ। रेऊ का नाम सुना होगा अपन ने? रेऊ। अरे रेऊ के बारे में बताओ, कहाँ पे एक डायलॉग मारा था, कुछ याद आया हो तो? अरे बोले वक्त तो मारा था उधर, वो अफीम की पिनक लेके मरा था। तो कोई तो कह रहा था कि विश्वनाथ रेऊ कहता, नहीं धक्का मारा था उसको। आ गया याद? विश्वनाथ रेऊ। और एक तुम्हारा विश्वेश्वरनाथ रेऊ, और एक और इतिहासकार है जिनका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा। तो ये मानते हैं कि ये कहानी जो है वो क्या है? सच है। क्या नाम है? ये GH ओझा, गौरी शंकर हीरानंद ओझा। ये 3 हैं, ये 3 नकली मानते हैं सारी कहानी को। और ये जो हैं ये 2 इतिहासकार, वो इस कहानी को क्या मानते हैं? सत्य प्रमाणिक मानते हैं। और ये मानते हैं क्या? काल्पनिक या पौराणिक मानते हैं। भाई ये कथानक है बस केवल कहानियों में। क्या है कहानी? दरअसल क्या होता है, इसकी जो बच्ची थी संयोगिता, जयचंद्र गढ़वाल की पुत्री का क्या नाम था? संयोगिता। संयोगिता प्रेम करती थी किससे? अपने छोरे पृथ्वीराज चौहान से। पृथ्वीराज चौहान वैसे हैंडसम था, 11 वर्ष की उम्र में राजा बन गया था, तो बिल्कुल एकदम नूर वाला, और मामा के पढ़ा रहता था। अरे मामा के पढ़े रहते हैं तो जो छोरे मामा के पढ़े रहते हैं तो फिर थोड़ा समस्या रहती है। माँ बाप जितना ध्यान देता है, मामा नाना ये चाचा ये ध्यान देते हैं क्या? कोई भी बेटी के ऊपर माँ या बाप से, माँ से ज़्यादा ध्यान कोई नहीं देता इस दुनिया में, ध्यान रखना। ये बहम है तुम्हारे, माँ से ज़्यादा कोई ध्यान नहीं देता है, ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना इस बात को। अब देखो आगे देखो, वापस आओ। तो इसकी ये वहाँ पे रहती थी मामा के, उधर चक्कर चल गया था इसके पृथ्वीराज चौहान से। तो इसने लेटर लिख दिया, बोला मैं तो तेरे से शादी करूँगी वरना कुंवारी मर जाऊँगी। बात लेटर का पता किसको लग गया? जयचंद्र गढ़वाल को। जयचंद्र गढ़वाल तो वैसे भी तेज आदमी था, वो तो बेइज्जती करना ही चाहता था किसकी? पृथ्वीजा। आपकी बार फंस गया बेटा। तो गुरु जी ओ तो विकी मौसी को छोड़ो जे, इका पिताजी की मौसी को छोड़ो तो विको कहीं लाग्यो, कहीं लाग्यो काको कोई लाग्यो है विश्व चक्कर चला ए चले जी राजा महाराजा आप पीर फकीर आदमी चाहे रिश्ता अपना लागे जी। राजा महाराजा पीर रिश्ता कौन लागे? समझे? राजा का एक ही रिश्ता होता अपनी गद्दी से, तख्त से, याद रखना। समझाया क्या? छोड़ो वापस आओ। तो ये कहा जाता है कि जयचंद गढ़वाल ने राजसूय यज्ञ किया था। कौन सा सूय यज्ञ किया था? राजसूय यज्ञ। राजसूय यज्ञ के साथ ही उसने स्वयंवर का आयोजन किया। कौन से वर का आयोजन किया? स्वयंवर का। स्वयंवर में लड़की खुद अपने पति को चुनती है, तो उसने सारे छोरों को बुला लिया, आड़ों से पड़ोसियों को, राजकुमारों को। एक न्यूता नहीं भेजा अपने मावशी वाले छोरे को। किसको? पृथ्वीराज। पृथ्वीराज चौहान बांट देगा भाई, न्यूता है न्यूता है, न्यूता बना न्यूता कोई जिम बकाया जाए। वो खुद वो तो न्यूता दिया नहीं और बेटी ने न्यूता दे दिया। बोला तू आएगा कि नहीं आएगा? अब बताओ, छोरी का न्यूता वाले पूछ को, अब बताओ जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा। अब तो ये तो पक्का भरोसा है तुम्हारे को, जाएगा और क्या है, अब तुम ही कह रहे हो तो जाएगा। अब वो बेटी बेटी बाहर देख रही, सारा छोरा को पूछ रहा और बता छोरा तू कहीं कर मिले जाए,
माई सेल्फ विक्रम सिंह, मैं फलाने फलाने यूनिवर्सिटी से BA किया हूँ, MA किया हूँ। अच्छा, फिर भी हम कत्ता नंबर चाहिए तेरे, इतने परसेंटेज है, स्ट्रीम कत्ता चाहिए 40 नंबर है, पर फिर साइड में। दूसरा तेरे का नाम है माई सेल्फ रणजीत सिंह, और मैंने BSc किया महाराजा कॉलेज से, बहुत बढ़िया। बोला काई मैथ सोचो, हाँ कितना नंबर जी मैथ में 54 नंबर, राइट साइड में। तीसरा ने पूछ मैं सारा इंटरव्यू ले रही रहा तो, अरे हाँ वरमाला हाथ में छे। अब वो लास्ट को देगा आप नंबर आगो, बोले लास्ट का बड़ा खुश हो जाता है, सबको रिजेक्ट कर दिया तो अपना ही नंबर आएगा। हाँ नमस्ते मैडम जी, मैं अरविंद कुमार हूँ, बताओ। बोला कि जी भैया कहाँ तक पढ़े हो? कुछ नहीं पढ़ा, अब तो मैं ही बचाऊँ और कोई नहीं बचा। और उसने क्या किया, उसकी बेइज्जती करने के लिए, पृथ्वीराज चौहान की बेइज्जती करने के लिए पीतल की मूर्ति रखवा दी। कहाँ रखवा दी? पीतल की मूर्ति द्वार पर लगा दी। कहाँ पर लगा दी? द्वार पर। अब सब आते जाते हैं से ले RS और राजस्थान को पहलो RS से ये इंडे खड़ो चाह का नौकराम। जैसे मान लो अपने गेट पे खड़ा होकर दें किसी को, पृथ्वीराज चौहान को, तो ऐसे लगे यार बड़ा खतरनाक आदमी है। नरेंद्र मोदी को 12 ऐसे गेट पे गेट कीपर की जगह लगा दे, पीतल की मूर्ति बनाए, अपने डेकोरम बन जाए कि नहीं बन जाए? ए बीजेपी वाले तोड़ जाए, कहीं का डेकोरम बन जाए। सारे को तोड़ ताड़ चल जाए, ठीक है। नमो नमो का नाम ले रहे हो, पीतल की मूर्ति वहां पे लगवाई थी इसने। अब ऐसे कहते हैं कि संयोगिता जाते जाते और जाके और फिर उसके गले में वरमाला डाल देते, किसके? पृथ्वीराज चौहान की, कि मैं तो इसकी दीवानी बनूंगी वरना कुंवारी मर जाऊंगी। ये डायलॉग वहीं पे आया था। अब उधर से पृथ्वीराज चौहान आता, टिकड़ी 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 टिकड़ी, इतने में पृथ्वीराज चौहान पहुंच गया। और पृथ्वीराज चौहान तो वही तरकश में कितने बाण रहते थे? 2। और बोला कि कोई आ रहा है आडे, बोला कि महाराज को नाम में तो ले जा, तू ही नहीं, एक चक्रा मन कट मारे। उठाया संयोगिता को, बैठाया घोड़े पे और टिकड़ी 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 वापस लेके आ गया। तो ये जो संयोगिता का अपहरण था, ये बहुत बड़ी बेइज्जती थी। बात समझ आएगी? तो इस तरीके से ये कन्नौज से विवाद का कारण था। फिर कन्नौज के जो राजा था जयचंद गढ़वाल, उसने किसको आमंत्रित किया? मोहम्मद गोरी को। किसको आमंत्रित किया? मोहम्मद गोरी को। युद्ध के लिए आक्रमण किया, आक्रमण किया। अब प्रश्न आता है कि मोहम्मद गोरी कौन था? अब नया टॉपिक आ गया, कौन? मोहम्मद। तो 3 प्रकार के युद्ध बताए थे, इसके 3 प्रकार की विजय बताई थी गोपीनाथ शर्मा ने। एक आंतरिक कलह, एक पड़ोसी या सीमावर्ती राज्य, और एक बाहरी आक्रमण। तो बाहरी आक्रमण अभी देखेंगे, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो।